इस इलाके में जिस तरह का हादसा 2 दिन पहले हुआ है, उसके बाद से लगातार ये इलाका जो है ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो खबरों में बना हुआ है। उसे आप सुर्खियों में देख रहे हैं। और कितनी अफसोस की बात है कि 3 जानें अभी इस हादसे में गईं। और हुआ क्या, बारिश हुई, नाला भरा, पानी भराया और कोचिंग के बेसमेंट में, जिसे लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, वहाँ ऐसा पानी भराया कि स्टूडेंट्स, जो छात्र वहाँ बैठे पढ़ रहे थे, उन्हें इतनी मोहलत नहीं मिली कि वो अपनी जान बचा पाएँ। ओल्ड राजेंद्र नगर के ये बड़ा बाज़ार इलाके में, जहाँ पर चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो तरह तरह की मशहूर आईएएस अकेडमी हैं। राज मल्होत्राज आईएएस, डॉक्टर लक्ष्मैया आईएएस, तमाम तरह की लाइब्रेरी। इसके इस तरफ आप वो बिल्डिंग देख रहे हैं, राउज आईएएस, जो लगातार खबरों में बना हुआ है, जहां ये हादसा हुआ। और आपको बताऊं कि ये बहुत ही पुराना आईएएस स्टडी सर्कल है, शायद सबसे पुराना, सबसे मशहूर राउज स्टडी सर्कल। बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन इसका जो बेसमेंट है वो लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। दरअसल इजाज़त स्टोरेज की होती है बेसमेंट में, लेकिन लाइब्रेरी की तरह अगर इस्तेमाल किया जा रहा था तो वहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद थे। जब पानी अंदर आया तो निकलने का रास्ता नहीं था, क्योंकि जिस तरह के प्रोटोकॉल्स इसके लिए फॉलो होने चाहिए थे वो फॉलो नहीं हुए थे। एग्जिट जो है वो भी नहीं थी। अब इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल अभी तक 7 गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं। लेकिन कई लोग ये भी पूछते हैं कि उस एसयूवी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है, जो उस दिन यहाँ से गुजरा और जिसकी गाड़ी के गुजरने से पानी का एक रेला उठा, जिसकी वजह से गेट जो है वो टूट गया और पानी अंदर गया। ये तमाम सवाल और गिरफ्तारियां भी हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हूँ, अलग अलग जगहों पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे गुड स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, अलग अलग तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ सड़क पर दिखाना चाहूँगी, मेरे साथी कैमरा पर्सन मनोज यहाँ पे हैं। ये देखिए, यहाँ लिखा है, ये स्लोगन लिखा है कि वी आर हियर अंटिल वी गेट जस्टिस, इफ़ यू वांट टू प्रोटेस्ट थ्रू आर्ट वर्क प्लीज़ कॉन्टैक्ट, और फिर एक नंबर लिखा है यहाँ 9576203525। द ड्रीम इज़ डेड। तो लगातार ये बात भी हो रही है, द ड्रीम इज़ डेड, क्योंकि तमाम बच्चे जो यहाँ पढ़ने आए हैं और जो थे जिनकी मौत हुई, वो एक सपना लेकर आए थे, और वो जो सपना है उसकी मौत इस वक्त हो गई है। ये लगता है एक अजीब सी मायूसी है। कहीं कोई वाजीराम इंस्टीट्यूट का बैठा हुआ है, कहीं कोई राव सर्कल का बैठा हुआ है। अब यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेके जेएनयू तक के छात्र हैं, दिल्ली आर्ट कॉलेज के छात्र हैं। मनोज, अगर हम कैमरा इस तरफ दिखाएं तो ये जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो लगातार यहाँ पे आर्ट के जरिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग जो हैं वो आर्ट के ज़रिए दिखा रहे हैं कि किस सॉलिडारिटी में बैठे हैं, रात में बैठे हैं, कैंडल लाइट प्रोटेस्ट हो रहा है। इधर कुछ एक अलग ग्रुप बैठा है। यहाँ सामने आपको मैं एक बोर्ड दिखाऊं जहाँ लिखा है, वी द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीएससी आर हियर टू सीक जस्टिस। इसके ऊपर ये लिखा है, डिमांडिंग जस्टिस फॉर द ट्रैजिक डेथ ऑफ आवर फ्रेंड्स। और उसके ऊपर आप देखें, इन लविंग मेमोरी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स who left while pursuing the dream, gone from our sight but never from our hearts, rest in peace। बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी कम उम्र में जो सपने देखने की उम्र थी, उस वक्त ये सपने जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर एक एक करके स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपना संदेश यहाँ पर लिख रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि वी आर यूनाइटेड, वी आर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वी कैन फाइट, स्टूडेंट्स लाइव्स मैटर। सवाल यही है कि क्या स्टूडेंट्स, छात्रों की ज़िंदगी की कीमत है? क्या हमारा सिस्टम जो है वो उसके ऊपर जागरूक है? आपको यहाँ दिखाऊं, बहुत सारे छात्र यहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और इन सब की अपनी अपनी शिकायत है। कुछ यहाँ किताबें लेकर भी बैठे हैं, इसलिए क्योंकि पढ़ने की शायद कोई अब और जगह नहीं बची है। यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम है कि लाइब्रेरीज़ बहुत सारी बंद हो गई हैं, क्योंकि लाइब्रेरी ज़्यादातर बेसमेंट में है। तो जो बेसमेंट में 99% लाइब्रेरी हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है इस वक्त। तो चंद लाइब्रेरी ही बची हैं। आप लोग यहाँ पे आप किताब लेके बैठी हुई हैं, क्यों? आपके पास, आप कहाँ से हैं, कितने साल से यहाँ पे हैं, और आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? मैम, मैं एमपी से हूँ। आई हैव बीन हियर फॉर 2 years एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग होम नाउ बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर। तो मैं पूछूं कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर और कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप हैं?
मैम आई हैव डन माई ऑप्शनल फ्रॉम शुभ्रा रंजन एंड आई हैव नॉट टेकन एनी जीएस कोर्स बिकॉज मुझे लगता है कि जीएस कोर्स के लिए वी पे हेफ्टी अमाउंट्स हमको अपना 1-1.5 साल देना पड़ता है और फिर भी मैम अपन देखते हैं कि लोग पढ़ते पढ़ते भी जा रहे हैं। ये जो रहने की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? मैं अक्सर सुन रही हूँ कि जहाँ पे बच्चे रहते हैं फ़ीस बहुत ली जाती है, किराया बहुत है। मैम किराया तो बहुत है, प्लस द साइज ऑफ द रूम इज़ वेरी स्मॉल। मतलब मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैं 18 एवरेज किराया क्या होगा? मैम अगर आपको इस एरिया में रहना है 18 to 25,000 और For कभी one room? फॉर वन रूम फॉर For a 10 by 10 room. 10 by 10 room. यस मैम, दैट टू ऑन सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर्स Okay. एंड अगेन द उसके अलावा कोचिंग की उसके फीस? मैम कोचिंग की फ़ीस तो है ही, बट वो तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन। बट हमारे इधर का सबसे मेजर इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस फिक्स्ड नहीं है। एक महीने इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हमको पड़ता है 8 रुपये 1 यूनिट का। लास्ट मंथ मेरा बिल आया था 5,500। मेरे फ्लैट में 3 रूम्स हैं और हमारा उस टाइम पे पड़ा था 6 रुपये पर यूनिट। तो देखो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, रेंटल प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें हैं, पर इस समय जो ये समस्या हुई है, ये पहली बार हुआ कि फ्लडिंग हो गई यहाँ पर? पहले भी हुए इस तरह का? मैं यहाँ अप्रोक्स 4 साल से हूँ और हर साल ऐसा होता है कि अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं ना और बारिश हो रही है, क्लास के बाहर निकलो कमर तक पानी भरा हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले शिकायत भी की, बल्कि इस साल भी अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, जून में कंप्लेन किया, किसी ने नहीं सुना, सेंटर को भी लिखा, अलग अलग जगहों पे लिखा, फिर जुलाई में भी कंप्लेन किया, रिमाइंडर दिया, तो क्या हुआ उसके बाद में? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। देयर इज नो एक्शन टेकन स्टिल। और अभी भी ये लोग सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग की बात। हम लोग को जो भी हमारा डिमांड है बहुत बेसिक है। एक जिसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ये जानना कि कितने लोग हमारे, कितने भाई बहन थे उसमें। दे आर डिनाइंग कि हाँ भाई आप कितने लोग हैं, साइन करके दे दीजिए, आप रिटर्न दे दीजिए आपकी कितने लोग हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये कि हमारा ये है कि भाई जो गलती हमारे साथ हुई है, जो प्रॉब्लम हमने झेला है, आगे के बच्चे नहीं झेले, भले हम वारन में। मैं एक बात और आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप में से कोई और बता सकेंगे अगर वहाँ से आप थोड़ा उठ के आगे आ सकते हैं? हाँ, ज़्यादातर क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं ना वो यहाँ के तो हैं नहीं, बाहर से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और आपको यहाँ पर रहने की भी दिक्कत हो रही, वो तमाम चीज़ें हैं। तो अभी जिस तरह का यहाँ हादसा हुआ, व्हाट डू यू फील? आप किस पर क्या नाराज़गी ज़्यादा है, दुख ज़्यादा है, अफसोस है? आपके साथी यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए, आप अभी सबको दोष देती हैं, किसी एक पार्टी को दोष देती हैं, किसकी समस्या है ये? मैम सब दुख और डिसअपॉइंटमेंट सब एक साथ ही है। इट्स नॉट अ सिंगल फीलिंग दैट इज़ डोमिनेटिंग, बट किसी एक पार्टी को तो नहीं बोला जा सकता। इट इज़ अ सिस्टम्स फेलियर। किसी एक पार्टी को ब्लेम करना वुड बी पॉलिटिसाइजिंग द होल सिचुएशन। इट इज़ बेसिकली द फेलियर ऑफ MCD एंड द होल everyone who is responsible to this basic infrastructural amenities. You want to say something? Yeah, like it's very disheartening to know when I came to know about this, and I was very devastated. I think all the students here, they are in fear right now that this might also happen to us. Like what if we were there in there? So it is very disheartening to know, and as my friends have already said, like whose fault it is. So I don't need to specify it who was it. It's pretty evident whose fault was it. So that's all from my side. So you saying it's everybody's fault, right? It's a systems failure. किसी एक की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती ये नहीं है, तमाम लोगों की गलतियां हैं क्योंकि जो सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। ये समस्या भी बार बार आ रही है। अब हमने देखा है कि पॉलिटिशियंस भी यहाँ पर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत की जाए। स्टूडेंट्स लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, रहने वाले हैं, अब तो उनको समस्या भी इस बात से होने लग गई है। आप यहीं पे रहते हैं? आपका आप जगदीश मामगाई जी। तो आप ये बताएंगे सर कि ये जो पूरी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है अर्बन प्लानिंग की, उसमें हमने देखा कि दोनों तरफ जो ड्रेनेज है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो जिस तरह का पानी यहाँ घुसकर आया था, वो समस्या हुई क्यों देखते हैं आप? फ्लडिंग क्यों होती है यहाँ पर इतनी? ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि हर साल फ्लडिंग होती है। पहली ये बार सही नहीं। कह रहे हैं क्योंकि मैं जब चेयरमैन था 2010-11 तो हमने यहाँ 300 के आसपास बिल्डिंग ऐसी आइडेंटिफाई की थी जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा था। इनकी जो अपनी बाउंड्री है उससे आगे ये उसको नाले को कवर करते हैं, फिर गेट लगा देते हैं। तो लगभग सब, एक भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है या एक भी ऐसा भू संपत्ति नहीं थी जहाँ पे कवरेज नहीं थी। उसके बाद STF ने भी एक्शन किया यहाँ पर
नाले तोड़ने की कोशिश हुई, और जैसा आपको पता है कि जब तोड़ने की कोशिश होती है थोड़ा आगे चलिए। तो हाँ। चाहे वो जैसे आप जो बता रहे हैं ना कि नाला यहाँ पर जो है ड्रेनेज होगा, ड्रेनेज सबके के ऊपर cover सबने है, ये but कवरेज सबने अपनी बना ली, जैसे चार ये- चार ये इंच। जो फुटपाथ हाँ, cover ये किया हुआ है। बढ़ा लिए। हाँ। और ये देखिए आप, ये मतलब ये कोई सरकार ने नहीं बनाए, आपने बना दिए। उसके वजह से नुकसान क्या हुआ कि एक तो नाला साफ करने के लिए कोई स्कोप नहीं रहा, जब आपको करना है तो उसके लिए आपको तोड़ना पड़ेगा। ये मनोज हमारे कैमरा पर्सन ये दिखाएंगे। जगदीश मामगाई साहब ये बता रहे हैं, आप अर्बन प्लानर हैं, आप एमसीडी में रह चुके हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये जैसे नाला यहाँ पर ड्रेनेज था, ये सब इसको आपने कवर कर दिया। जब आप इसको कवर करते हैं तो पानी का ड्रेनेज होगा कहाँ पे, वो फ्लडिंग होगी। तो ये अर्बन प्लानिंग की बहुत बड़ी कोताही है, गलती है, बल्कि आई वुड से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है इस तरह से। इसमें अर्बन प्लानिंग कौन प्लान, ये कौन परमिशन देता है? अर्बन प्लानिंग कोई परमिशन नहीं देता। अर्बन प्लानिंग से ज़्यादा ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, और इलीगल एनक्रोचमेंट में ये दोनों पक्ष इन्वॉल्व हैं। जो मकान के मालिक हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, और एमसीडी का जो कंसर्न जिसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो जेब भर रहे हैं, पुलिस जेब भर रही है। अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का मसला है। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या है, मास्टर प्लान में आपने 2021 में भी, और अभी 2021 मास्टर प्लान में आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मान लिया और बेसमेंट भी अलाउ कर दी। उस ज़माने में जब 2001 का ये तैयार हो रहा होगा 90s में, तो तब तो शायद ये थी स्थिति कि घर में बच्ची ग्रेजुएट कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है, उसने 8-10 बच्चों को कोचिंग कर लिया, कुछ जेब खर्च निकल गया, कुछ फाइनेंशियल, तो इसलिए उस समय रेजिडेंशियल माना गया। आज तो कोचिंग इंस्टीट्यूट लुटेरे हो रहे हैं, मतलब आज तो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई। उसके बाद भी नया जो मास्टर प्लान प्रपोज्ड है 2041, जिसको अभी जीओएम में भेजा गया है, डीडीए ने अप्रूव कर दिया। मैंने उनको भी ऑब्जेक्शन किया था कि इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करो। और दुर्भाग्य की बात इसमें ये है, देखिए कानून कि अब ये जो अरेस्ट भी हुए हैं इनका क्या होगा, आप नेग्लिजेंसी तो मानोगे। जब आपने ये नहीं तय किया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहाँ 20 लोगों का कहीं ये इकट्ठा हो रहे हैं 20 लोग, तो इनको पुलिस परमिशन चाहिए। 50 लोगों को पुलिस परमिशन चाहिए, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में 700-800 बच्चे आ रहे हैं, न पुलिस परमिशन की ज़रूरत है, न फायर के एनओसी की ज़रूरत है, किसी प्रकार की आपको जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जी जी, तमाम तरह के जो परमिशन है वो लिए नहीं जाते, और ये रिश्वत हो रही है, कानून में ही नहीं है लेने कानून का। में ही जब नहीं उनको कोर्ट ने, पीछे आपको याद होगा जीटीवी नगर में हुआ, तो कोर्ट ने सो मोटो एक्टिव रोल प्ले किया और एमसीडी वालों को कहा सर्वे करो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का और इन पे कार्रवाई करो अगर इनके पास परमिशन नहीं है या इन्होंने सर्टिफिकेट्स नहीं ले रखे। उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। जी जगदीश जी, मैं वापस आपके पास आऊँगी। हमारे साथ जूम से 2 और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं पहले, हमारे साथ और भी मेहमान यहाँ पे भी मौजूद हैं। मनोज झा हमारे साथ हैं, लेकिन शाजिया इल्मी भी मेरे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप भी हमारे साथ जूम से जुड़े हैं। शाजिया, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ जो बड़ा बाज़ार का इलाका है, जहाँ पे ये तमाम IAS कोचिंग सेंटर्स हैं, और अफसोस की बात है कि हम लोग भी सब ऐसे मौके में आए हैं जब ऐसा हादसा हुआ है। पर मैं जब आके यहाँ देख रही हूँ अपने चारों तरफ, तमाम तरफ में इफ़ आई वुड से मशरूमिंग ऑफ IAS स्टडी सर्कल्स, लेकिन जितने स्टूडेंट से बात करें यही कि बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल नहीं हैं। टॉयलेट फैसिलिटीज़ से लेकर, खाने पीने से लेकर, किस तरह के बेसमेंट्स में पढ़ाई करते हैं। और स्टूडेंट्स बार बार ये कहते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम काम नहीं करता है। ड्रेनेज जो है वो चोक्ड है, सफाई नहीं होती, डिसल्टेशन नहीं हो रहा ड्रेनेज का। तो उनका ये आग्रह है कि हम पॉलिटिकल ब्लेम गेम ना करें, बट वी वांट सम एक्शन। शाजिया, आप क्या कहेंगे, इस वक्त होना क्या चाहिए? नगमा जी, मैं भी वहीं पे थी, 2-3 दिन मैंने देखा वहाँ पे क्या आलम है, और जो भी बच्चों का आक्रोश है हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है किसी के पास शब्द भी हैं माफ़ी मांगने के, उन जो माएँ हैं, जो पिता हैं, श्रेया के, तानिया के और नवीन के। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी नगमा आपसे कि बहुत ही आसान तरीका है कि कह दो कि सिस्टम का फेलियर है। इससे ज़्यादा ये तो ज़िम्मेदारी से बचने वाली बात हो गई ना। आप कहते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो सिस्टम का फेलियर है। हम लोग किसी को ना, आपको जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। उसके लिए डिपार्टमेंट्स हैं, इसके लिए बाकायदा अधिकारी हैं, प्रशासनिक काम होता है, ये उनके तहत है। कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है? जब तक आप फिक्स नहीं करेंगी ज़िम्मेदारी,
कि कौन रिस्पॉन्सिबल है और किस पर गाज गिरनी चाहिए, मामला कैसे सुधरेगा। तो मैं स्टूडेंट्स की बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जाहिर सी बात है ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें कम से कम जो जो जिम्मेदार है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो जानना चाहिए। बड़ा फिक्स्ड है यहाँ पे सिस्टम की, बिल्डिंग किसके तहत आती है, कौन एनओसी देता है, फायर सेफ्टी कैसे क्लियरेंस देती है, हर साल लाइसेंस का रिन्यूअल कैसे होता है, किस तरह से जांच की जाती है, क्यों बेसमेंट्स में अभी भी लाइब्रेरीज चल रही हैं, ये तो होनी चाहिए ना जांच। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स को आरडब्ल्यूएस पर भी और वो होना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ऐसे सब बचते जाएंगे। अगर हम कह दें कि भाई इसकी गलती है, वो कह दे उसकी गलती है। अभी वो कह दे कि भाई एमसीडी तो हमारे पास अभी आया है, उससे पहले भाजपा के पास था, भाजपा कहते हमारे से पहले कांग्रेस के पास था, कांग्रेस कहते हमारे से पहले तो अंग्रेजों के पास था, वो अंग्रेज ये कहते कह हमारे रहे हैं पहले कि मुगलों हमें के डर पास लगता था। है अब। इससे तो कोई शाजिया, नहीं, एक मिनट आपको जिम्मेदारी होनी रोकूंगी चाहिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। कुलदीप जी से भी जवाब चाहूंगी, कुलदीप जी से भी जवाब चाहूंगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये कहते हैं कि हमें डर लग रहा है, हम सड़कों पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, किताबें भी लेकर बैठे हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस उनको देना है। प्रॉब्लम ये है कि जाएं कहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि दूसरे स्टेट से आते हैं। लाइब्रेरीज यहाँ पर अब बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ज़्यादातर 90% लाइब्रेरीज जो हैं वो बेसमेंट में हैं, और कुछ हैं चंद, जैसे यहाँ पीछे एक मुझे दिख रहा है मित्रा है स्टडी सर्कल, वहाँ पे लाइब्रेरी शायद ऊपर है। कुलदीप जी, प्रॉब्लम ये है जो शाजिया भी कह रही हैं कि जब तक सजा होती हुई नहीं दिखाई देगी, हम 4 दिन यहाँ पर आके बात करेंगे और उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल अगर होता है तो वो सोल्यूशन नहीं है। हेड्स शुड रोल, किसकी जिम्मेदारी है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि सजा होती भी दिखनी चाहिए, ताकि एक डर हो कि ये गलत काम नहीं होगा। कुलदीप जी। बिल्कुल नगमा जी, और बिल्कुल ये बात ठीक है कि जो लाइब्रेरी चल रही थी वो मैक्सिमम लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी, लेकिन किसी नियम को ताक पे रखकर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी कम से कम अगर वो फीस ले रहे हैं तो वो बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था करें, और जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चली जहाँ जान को खतरा है। और आज हमने देख लिया कि एक बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की वजह से एक जो ऑटोमेटिक डोर लगाया हुआ था उसकी वजह से कैसे लापरवाही की वजह से एक 3 बच्चों की जान चली गई। तो ये मौका है सबक सीखने का, और सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी उन लोगों के ऊपर जो इसमें दोषी हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा और एक मिसाल साबित नहीं होगी। हर किसी के लिए एक मिसाल साबित होनी चाहिए कि अगर कहीं भी लापरवाही बरती जाएगी और इस उनकी लापरवाही की वजह से अगर बच्चों की जान जाएगी, तो हम सबको उससे आगे बढ़ना चाहिए और एक सबक सिखाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को भी, ऐसे ऑफिसर्स को भी, ऐसे लोगों को भी, और ऐसे इंस्टीट्यूट को भी जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है, कि वो आने वाले समय में और इंस्टीट्यूट भी कोई सबक मिले जी, जी। कि अगर आप लाइब्रेरी या कोई भी प्रॉब्लम अभी ऐसी ये है, एक्टिविटी बच्चों के जी पढ़ाने जी, ये की- होना चाहिए बिल्कुल। प्रॉब्लम अभी इस पर मैं बातचीत जारी रखूंगी। कुलदीप जी, आपको बीच में एक मिनट रोक रही हूँ। प्रॉब्लम ये है कि ये एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे जिसे कहते हैं हमाम में नंगे हैं। ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसी तरह से चल रहे हैं, रेंटल्स मनमानी पे लिए जा रहे हैं, सबके बेसमेंट्स लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुके हैं यहाँ पर जो लोग भी हैं। तो पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ अभी। हमारे साथ यहाँ पे मनोज झा भी मौजूद हैं, जगदीश मामगाई मौजूद हैं, अर्बन प्लानर और एमसीडी के पूर्व चेयरमैन। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं हम। तो हम यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर के बड़ा बाजार रोड पर हैं। ये रोड जो अभी एक्शन का केंद्र है, जहाँ पर अगर मैं पैन करूँ कैमरा तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे हैं। ये जो स्टूडेंट्स आप बीच में देख रहे हैं वो भूख हड़ताल पे आज 3 बजे से बैठे हैं। बेइंतहा गर्मी है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी तेज़ गर्मी है। उसमें ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसी राजेंद्र नगर के रहने वाले हैं और सब यहाँ हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, एक तरह से धरना प्रदर्शन के लिए। आपको इधर पोस्टर दिखाऊं तो किसी ने यहाँ लिखा है कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते। MCD, #MCD। तो ये MCD से सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है वो आई क्यों। हमारे साथ यहाँ पे मनोज जी हैं जो G-Score कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। मनोज जी, यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे बहुत बड़ा सवाल इसलिए है कि बेसिक सुविधाएं जो हैं वो हैं नहीं और लोग उसको फॉलो नहीं करते, बेसिक नॉर्म्स को। फ्लाउट होते हैं नियम। और कोचिंग इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे जिधर नजर दौड़ाइए वहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट। नगमा, वी आर पार्ट ऑफ दिस फेटर्निटी। मैं इस फेटर्निटी का पार्ट हूँ। नंबर 1, एवरी कोचिंग इज़ अकाउंटेबल और हर कोचिंग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग।
चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से वो भाग नहीं सकती है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, इसका सवाल नहीं है। एवरी लाइफ इज़ प्रीसियस, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नगमा जो एटीट्यूड है ना, पावर का, पैसा का और सभी चीज़ों का जो वो एक एटीट्यूड है, और ये एटीट्यूड है चलता है नहीं चलता है, ये एटीट्यूड चलता है या नहीं चलता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस एटीट्यूड को नहीं चलता है। अभी तक तो ये चलता है, एटीट्यूड से ही चल रहा है ना। स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं कि बेसिक फैसिलिटीज़, इवन फैसिलिटीज़ जैसे टॉयलेट की फैसिलिटीज़, खाने की फैसिलिटीज़, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम है। एक गर्ल स्टूडेंट मुझे बता रही थी कि आप यहाँ से गुजरे सड़क से तो जो कॉमन टॉयलेट्स हैं वहाँ पर इतनी बदबू है, क्योंकि पीजीज जो जहाँ लोग रह रहे हैं बच्चे, वहाँ पे वो भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो एज पार्ट ऑफ द कोचिंग फ्रेटर्निटी इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नगमा, ये कोचिंग फ्रेटर्निटी तो मैं बार बार कर रहा हूँ, अकाउंटेबल है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक ये एटीट्यूड हम लोग के अंदर रहेगा कि चलता है और वो नहीं चलता है साहब, ये एटीट्यूड से ही यहाँ से सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, लास्ट ईयर अभी गुजरात में हुआ था, इससे पहले मुखर्जी नगर में हो चुका है, आज यहाँ हुआ है, कल वहाँ होगा। तो क्या हम कल तक स्टेटस कोइस्ट रहेंगे या फिर वी आर रियली डिटरमिन्ड टू डू समथिंग एंड टेक इट टू ए कंक्लूसिव यू कैन से स्टेज? जी कुलदीप जी, ये सवाल है कि क्या हम स्टेटस कोइस्ट रहेंगे या हम इस बात के ऊपर आमादा हैं कि हम आगे कार्रवाई करें एंड टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेज, अ कंक्लूसिव स्टेज। इसका कोई हल निकलना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं यहाँ पर कि कितने छात्र बैठे हैं, और उसमें से एक बड़ा हिस्सा उनका भी है जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे हैं, और ये सब वो लोग हैं जो यहाँ पढ़ने आए थे, हड़ताल करने नहीं आए थे। तो अपनी पढ़ाई छोड़ के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल एमसीडी पे लगातार उठ रहा है ममगाई साहब। एमसीडी पे जो भयानक लेवल पे करप्शन है, जिस तरह से तमाम लॉज की अनदेखी हो रही है, और कानून है क्या इस तरह के बेसमेंट में? क्या कानून है बेसमेंट में? इस तरह के लाइब्रेरी चल सकती है क्या? देखिए, बेसमेंट इज़ मेंट फॉर स्टोर, पार्किंग, गोडाउन। अब आप उसका जो इन्होंने कहा कि चलता है, में आप बुक्स को रख दो, कहो जी वी आर स्टोरिंग द बुक्स, तो चलता है। लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि यू आर मेकिंग ए लाइब्रेरी देयर, वहाँ बच्चे बैठेंगे, और जो आप कह रहे हो ना टॉयलेट्स नहीं है, ये नहीं है, दे कांट कंस्ट्रक्ट। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो मैंने देखा है डे बाय डे स्टेज क्या हुआ, रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल में एक कमरा है, तो एक कमरे में आप 20-30 लोग बैठ सकते हो। जैसे जैसे इनके पास बच्चे बढ़ते गए तो इन्होंने पीवीसी पार्टीशन शुरू कर दिया, क्योंकि परमानेंट पार्टीशन आप कर नहीं सकते, बिल्डिंग पाइपलाइन के वो द्वारा से नक्शा पास करना पड़ेगा। तो आपने पीवीसी पार्टीशन कर दिया, जो सबसे बड़ा चैलेंज है फायर के लिए। तो पीवीसी पार्टीशन में आपने 10 लोगों की जगह बनाई, बिठा दिए 20, एडजस्ट कर दिए 20। इसी प्रकार जो रहने के लिए है, रहने के लिए मैंने देखा कि वो बनाए हैं आपने स्लीपर्स टाइप, रेलवे के टाइप के। अब ये बच्चे वो हैं, मतलब ये बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जॉब कर रहे हैं तो इनकी मजबूरी है वो उसको सफ़र करना, ये पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और अगर आप फ्रेश माइंड नहीं है, फ्रेश आपको तो इस एडवर्सिटी में आप क्या पढ़ेंगे? इस तरह से मैं एक ब्रेक फिर लूंगी, आपको दिखा दूं एक बार उधर, वो एक चहल एकेडमी ने अपनी पूरी रेट लिस्ट लगा के रखी है कि अगर आपका बैच साइज 150 स्टूडेंट का है तो आप देते हैं 79,000, 100 स्टूडेंट अगर है तो 99,000, सुपर 50 1,39,000। इस तरह के रेट कार्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं। कितना भयानक कमर्शलाइजेशन है, और सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं। हालात ये हैं कि नाले का पानी हर साल भर रहा है, और किसी तरह के हालात में आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इस उम्मीद में कि वो एक दिन IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, और तब उनके सपने साकार होंगे। एक ब्रेक ले रही हूँ मैं, यहाँ पे लौटते हैं हम यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर के बड़ा बाजार रोड से। आप यहाँ पे जहाँ मौजूद हैं, अलग अलग प्लैकार्ड्स लेके लोग बैठे हुए हैं। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, यूपीएससी मेन की वो किताब आप देख रहे हैं, वहाँ से दिखा रहे हैं। एक और प्लैकार्ड कोई लिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ है कि प्राइवेट लाइब्रेरी की जो है वो फीस कितनी है। ये जो हादसा हुआ, मैं बताऊं आपको कि इस बहाने यहाँ पर स्टूडेंट्स किन बुरे हालात में कोचिंग कर रहे हैं, ये बात सामने आई है। कुलदीप जी, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार अभी आपकी है, ये ज़रूर सवाल उठता है कि सरकार आपकी ठीक से चल नहीं पा रही और मुख्यमंत्री जो हैं वो जेल में हैं। और आप बताएं कि अभी ये जो है इतना रोष, इतना दुख है स्टूडेंट्स में, अगला कदम क्या होगा? यहाँ पे एक सॉल्यूशन चाहते हैं स्टूडेंट्स, समय भी बर्बाद यहाँ पे हो रहा है बच्चों का। लेकिन नगमा जी, सरकार तो चल रही है और बखूबी चल रही है, लेकिन कुछ लोग
लोग उस सरकार को चलने देना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग अधिकारियों पे शिकंजा रखना चाहते हैं, पीछे बैकडोर सरकार चलाना चाहते हैं। और ऐसे ऑफिसर, आज मैंने एक ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी का एक वीडियो देखा, वो इस मुद्दे पे कितने गंभीर हैं। तो टीवी 9 का वीडियो था, उससे पता लगता है कि अधिकारियों का क्या रवैया है आज के डेट में। मतलब हम बार बार ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि उन अधिकारियों के ऊपर एक मिसाल साबित हो। इन बच्चों की मांगे जो है, ये हमारे परिवार के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए बाहर से आए हैं, कुछ यहाँ के रहने वाले हैं, इनको एक माहौल अच्छा मिलना चाहिए, एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए और अच्छी इनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए जिससे इनको माहौल मिले। और दूसरी बात, जिन अधिकारियों की वजह से उन बच्चों की जान गई है, उन अधिकारियों के ऊपर सख्त से कार्रवाई करने का काम करें। और दिल्ली की सरकार को नगमा जी लगातार जिस प्रकार से दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने अधिकारियों पर शिकंजा रखा हुआ है और आज मंत्री की बात को भी दरकिनार करने का काम दिल्ली के सचिव लेवल के अधिकारी करने का काम करते हैं। आप सोचिए, क्या कोई सोच सकता है ये चुनी हुई सरकार के मंत्री की बातों को दरकिनार कर दे, उनके आदेश को वो कहें नारी की डिस्ट्रिक्टिंग होनी है और उसको ना करने का काम कोई ऑफिसर करे? तो मुझे लगता है कि इस पे एक सख्त कार्रवाई की जरूरत है और ऐसे अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो ताकि एक मिसाल साबित हो कि आने वाले समय में कोई इस प्रकार कदम ना उठा पाए। ओके शाजिया इल्मी, ये डिसिल्टिंग पे पॉलिटिक्स अब हो रही है, आम आदमी बीजेपी की पॉलिटिक्स हो रही है। इससे आगे बढ़ के प्रॉब्लम बहुत सारे लेवल पे है, एमसीडी के लेवल पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये भी है कि किस तरह से गैर कानूनी अवैध ये कारोबार चलने लग जाता है। आपने सुना कुलदीप जी की बात? जी नगमा जी, मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ ना इस बात से कि ये कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। ये जिम्मेदारी है, बाकायदा वहाँ पे एक निर्वाचित काउंसलर है, उनका नाम है आरती चावला। वो 3 दिन से मिसिंग है, बल्कि जब से ये वाकया हुआ है उनको चुना गया है। बहुत ही रईस घर की वो है और वो वहाँ की पार्षद हैं और उनके पास लोग कई बार गए हैं। दुर्गेश पाठक आज उन पर चार्जशीट हुई है, वहाँ के एमएलए हैं, मेयर है शैली ओब्रॉय। जब अधिकारी काम नहीं करते हैं तो इसीलिए काउंसलर्स और विधायक और मेयर उनसे काम करवाते हैं, देख रेख में। बाकायदा लोग गए हैं और दिखाया है उन्होंने कितनी वाटर लॉगिंग हुई है। पिछले 1 महीने में 6 बार इसी इलाके के लोग गए हैं। दुर्गेश पाठक जो यहाँ का एमएलए है और वो देखिए नदारत है, खैर वो तो बड़े करप्शन केस में फंसे हुए हैं। तो आप नगमा जी, अगर हम लोग ये कहते थे कि सब लोग कर रहे हैं ये आसानी से हो जाता है, सब अधिकारी करें तो पकड़े उनको, धर पकड़ करें, प्रोटेस्ट करें, विधानसभा में तलब करें और ठीक बात है। इस वक्त जी 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 इस वक्त कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन करना कि कहाँ पे गलती है, किसकी गलती है, कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है और वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स भी। कुछ यहाँ पे मैं आपको फिर बता दूं कि भूख हड़ताल पे हैं स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग वो हैशटैग स्टडी ऑन द रोड्स लेके एक प्लैकार्ड बैठे हुए हैं। उधर आप देखें, ये पूरी जो सड़क है अब वो इसलिए ही है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स, बैरिकेड दोनों तरफ लगा हुआ है, बीच में स्टूडेंट्स धरने पर हैं, तमाम तरह के प्लैकार्ड्स हैं। दिल्ली आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं एक समर्थन के लिए। इधर मैं वापस आऊँगी और हमारे साथ में मनोज जी मौजूद हैं जो कि स्टडी सर्कल से एक जुड़े हुए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बातें आप यहाँ पर उठाना चाह रहे थे मनोज जी? नगमा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है कि आप जब इतना इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए निकलते हैं जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशन क्यों नहीं है? आपको एक दवा दुकान भी खोलनी हो तो उसके लिए रेगुलेशन है, अस्पताल चलानी हो तो रेगुलेशन है। तो देयर मस्ट बी सम कोड ऑफ कंडक्ट एंड वेरी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट कि आप इसको रन कैसे करेंगे एंड दैट गाइडलाइन हैज़ टू बी देयर। What are the guidelines? आप हमें बता सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस है जो फॉलो नहीं हो रही है? आज अभी के टाइम पे नगमा कोई गाइडलाइन नहीं है एज ऑफ नाउ। तो कोचिंग संस्थान खुलते हैं उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं, क्या करना चाहिए? बिना गाइडलाइन के चल रही है? देयर इज नो गाइडलाइन। इसलिए मैंने कहा कि ये एटीट्यूड कि चलता है नहीं चलता है, समवेयर समहाउ वी नीड टू थिंक एंड स्ट्रांगली कम विद कि ये एटीट्यूड नहीं चलता है साहब, नहीं चलेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम इस हादसे के बाद में ऐसी सरकार इतना तो करे कि कोई गाइडलाइन बनाए कि कोचिंग संस्थान अगर आप खोल रहे हैं, अगर आपने अपने बेसमेंट दिया है लाइब्रेरी के लिए, तो क्या गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उस पर आपको सज़ा होगी। आपका नाम? रोहित, या आई एम एन एजुकेटर
teaching for civil services. So what we need like is a broader set of reforms. Like you are regulating the engineering. हिंदी बात कीजिएगा। आप इंजीनियरिंग एजुकेशन को रेगुलेट कर रहे हो, आप मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट कर रहे हो, यू आर नॉट एक्चुअली सीइंग, आप इस वाले इंडस्ट्री को देख नहीं कर रहे हो। आपको रेगुलेट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द कोचिंग्स, द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द कोचिंग्स, कि ये रेगुलेशन करे, एक एम्ब्रेला एंटिटी बने सो दैट दे कैन थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स, कि इस टाइप के नी जर्क रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। वी नीड ब्रॉडर सेट ऑफ रिफॉर्म्स। ब्रॉडर बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स और बदलाव की ज़रूरत है, नी जर्क रिएक्शन से काम नहीं चलेगा। मामगाई साहब, सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है कि जो ड्रेनेज है वो शहर का, वो पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि उसके ऊपर वो सीमेंट डाल दिया गया, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया है। अभी हमने सुना डीसिल्टेशन की प्रॉब्लम, अब इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी का झगड़ा है कि फाइल पड़ी हुई है और डीसिल्टिंग का काम नहीं हुआ। तो नाले जो है वो जाम हो गए। ये तो हमेशा से चल रहा होगा, इस तरह के फाइल्स की उलझी हुई जो कहानियाँ होती हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस समय सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की में बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गाइडलाइन से काफ़ी नहीं है, लीगल उसको फ्रेमवर्क में जो है बिल्डिंग प्लान में उसको ऐड करना चाहिए, ताकि आप उनको भी कह सकें कि ये करो, और वो ना करें तो आप उन पर कार्रवाई बड़ी कर सको। मिसयूज़ जैसी छोटी मोटी जुर्माने की कार्रवाई नहीं। अभी क्या है स्थिति कि देखिए, वो ज़माना बीत गया कि उसको रेजिडेंशियल में आप गिनते थे, आज आपको उसको कॉमर्शियल करना पड़ेगा। आपको उसको सारी चीज़ें, देखिए फायर एनओसी उनको होना चाहिए। दूसरी बात, एक आपको स्थापित करना पड़ेगा कि अगर एक कमरा 10 बाय 10 का है तो उसमें 15 से 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे कमरे में 15-20 बच्चे होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होते होंगे। ज़्यादा होते हैं। यही इन्होंने जो कहा ना, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक ब्रॉडर गाइडलाइन तो है, लेकिन कोई लीगल फ्रेमवर्क में नहीं है। फायर एनओसी लेता है कोई? हाँ, फायर एनओसी वगैरह है, बट मैंडेटरी नहीं है। ले लो तो ले लो, क्योंकि वो रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल में वो भगवान भरोसे पुलिस एनओसी नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब आप वो करते हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, अब आप ये देखिए, ये जो सारी बिल्डिंग है, एंड टू एंड इनका जो है कवरेज है, टोटल पीछे जब अगर ये 500 गज की, कम से कम 500 से ऊपर गज की ये प्लेस है, तो इसमें पीछे 75% से ऊपर, 70% से ऊपर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता। और पीछे गैलरी होनी चाहिए, फायर स्टेट्स होनी चाहिए, ताकि पीछे से बच्चों के लिए सुरक्षा रहे। दूसरी बात ये है कि आपकी जो खिड़कियाँ हैं, ये इन्होंने इस प्रकार की स्क्रीन लगाई है। खिड़कियाँ क्यों नहीं है? मौके पे खिड़कियाँ खोली जा सकती हैं। एसी जरूरी नहीं है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए सुरक्षा जरूरी है। अगर यहाँ सारे में खिड़कियाँ होती, मतलब ये घटना तो बेसमेंट में भी, पर मैं वैसे भी कह रहा हूँ, खिड़कियाँ हो तो बच्चों के लिए स्कोप भी होता है। बिजली चली गई, खोल दिया, हवा आ रही है, पास हो रही है। तो मामगाई साहब, यहाँ जो हम देख रहे हैं, ये तो बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि इसमें आप सफोकेट हो जाएं, खिड़कियाँ नहीं खुल सकती हैं, ये बिल्कुल एक बॉक्स के जैसा बना दिया जाता है। आग लग गई तो ये तो चलो तो फिर भी थोड़ी चौड़ी रोड है, लेकिन जब इनके स्टूडेंट आएंगे, टीचर्स आते हैं, वो गाड़ी इधर पार्क करते हैं, इधर पार्क करते हैं, तो आपके पास फायर की गाड़ी पहुंचने के लिए जगह नहीं है, आपके पास एम्बुलेंस पहुंचने के लिए जगह नहीं है। छोटी छोटी गलियों में आपने अट्टालिकाएं बना दी। तो ये सारी चीज़ों को आप इसमें नीचे, जैसे ये इन्होंने ये बनाया हुआ है, ग्राउंड बनाया हुआ है, इसमें बेसमेंट कैसे बन सकती है? आपने ग्राउंड में FAR का बेनिफिट ले लिया। ग्राउंड अगर आपने पार्किंग या इसके लिए यूज़ किया है, तो MCD का कानून ये कहता है कि वो वाला हिस्सा आपका FAR में काउंट नहीं होगा, आपको बेनिफिट दिया जाएगा, ताकि पार्किंग को आप रखें वहाँ अंदर तो लोगों को प्रेशर कम हो जाए। अब इन्होंने ये तो ले लिया, फिर बेसमेंट इसमें बनी नहीं सकती। अगर आप पार्किंग में FAR का बेनिफिट ले रहे हो तो यू कांट, नीचे का हिस्सा नहीं बना सकते आप। पार्किंग से ऊपर के हिस्से में आपको 15 मीटर बनाना है। सो बेसिकली यहाँ पे तमाम तरह के जो रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, उनकी अनदेखी भी है, वो नज़रअंदाज किए गए हैं। रूल्स रेगुलेशंस हैं ही नहीं, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे पूरी गड़बड़ी है। एक आखिरी सवाल इससे पहले कि हम ब्रेक लें आपसे, कि अर्बन प्लानिंग में दिल्ली की बुनियादी समस्याएं क्या हैं? दिल्ली में जो अभी भी जो प्लान है जिस पर दिल्ली चल रही है, वो दशकों पुराना प्लान है, 70s का वो उसके पहले का प्लान है। उसमें क्या कुछ नया हुआ है, बदलाव हुआ है? क्योंकि जब वो प्लान्स बने थे, दिल्ली की आबादी कितनी कम थी, और अब आप देखें कि करोड़ों की आबादी दिल्ली की है। बहुत ज़रूरत है उसमें बदलाव की। कुछ बुनियादी बातें, क्या बदलाव यहाँ पर होने चाहिए उस प्लान में? देखिए, दिल्ली में खासकर लुटियंस जोन को अगर मैं लेता हूँ, तो लुटियंस जोन में जो सीवरेज सिस्टम है वो 40 to 45 mm बारिश को जो है बियर कर सकता है, और जो MCD एरिया का है वो 25 to 30 mm कर सकता है। पिछले साल आपने देखा होगा कि 220 तक आ गई तो सारा कोलैप्स हो गया। इस बार स्टार्ट 228 mm से हुआ। पिछले साल आपने भी शो किया था, आपको याद होगा, ये था कि अब हम ये करेंगे, सारे के सारे दावे कर रहे थे। पर पिछले 10 महीने में अगर किसी ने कुछ किया है तो कोई पब्लिक डोमेन में तो आया नहीं कि कुछ किया है। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात सोचने की है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ये पॉलिटिकल कुछ भी चार्जेस करे। आप मुझे बताइए कि दिल्ली कम्पैक्ट है, दिल्ली में आप एक्सपेंशन कर नहीं सकते। जब
ब्रिटिश टाइम पे ये 45 mm और लुटियन जोन बना तो तब 5 लाख पॉपुलेशन थी। आज 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन है। आपका एक्सपेंशन है नहीं तो आप ऊपर बढ़ रहे हो। ऊपर बढ़ने के साथ आपने क्या किया, एनक्रोच कर लिया, गलियां शॉर्ट करते चले गए आप। दिल्ली में आपने 2000 अनऑथराइज कॉलोनी बन गई, वहाँ ना तो सीवर सिस्टम डल सकता है क्योंकि आपने गली छोड़ी नहीं, डलेगा कहाँ। तो आप उसको क्या करोगे, आप 2000 बनते चले गए, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। पानी की भी जो ये नालों की बात हो रही है, नालों की सफाई एक विषय है, लेकिन आप ये देखिए प्राइमरीली किसकी गलती आप मानेंगे? तो दिल्ली में 10 एजेंसी हैं जो ड्रेनेज की सफाई करते हैं। आधा हिस्सा अब यमुना है, आधा डीडीए की जिम्मेदारी है, आधा इरिगेशन की है। अगर डीडीए ने कोताही बरती तो इरिगेशन वाला कहेगा कि मेरा तो काम वेस्ट हो गया, इरिगेशन वाला। तो ये 10 एजेंसी तो एक तो ये हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के जितने भी नाले हैं, 201 के आसपास नाले हैं जिसमें 22 मेजर हैं। 201 नाले का पानी कहाँ जाता है, आउटफ्लो है यमुना। लेकिन अगर बरसात आ गई, हरियाणा से पानी आ गया और यमुना का लेवल हाई हो गया तो आपके 201 नाले का पानी एक बूंद भी यमुना में नहीं जा सकता, वो बैक मारेगा। और बैक मार के वो इतना डेंजरस हो जाएगा क्योंकि ऊपर से भी आ रहा है, बैक से भी आ रहा है, तो सारी दिल्ली डूबेगी। उसके लिए कोई मतलब 10 महीने मैं समझता हूँ इतने वेस्ट कर दिए क्योंकि एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। रोज ये घटना बढ़ने इसकी से तैयारी तो बारिश के पहले होनी चाहिए थी बारिश ना? से पहले तो होनी चाहिए, लेकिन अब तो स्थिति और बदल गई है। पहले क्या होता था कि कॉरपोरेशन अप्रैल से नाले साफ करती थी, 2 महीने में करती थी, जून से आता था मानसून और ये सबको पता था जून जुलाई में आएगा और वो पंप लगा दो, निकाल दिया जाएगा पानी। अब तो साल में कभी भी बारिश आ जाती है। पिछले साल सितंबर में बाढ़ आई, तो अब आपको हर महीने साफ करना पड़ेगा नाले। और दूसरी बात, नाले साफ करने से ज़्यादा ज़रूरी है आज क्या है कि ये जो हमारा नाला है, शादरा नाला, उसमें नोएडा गाजियाबाद का भी पानी आता है। नोएडा गाजियाबाद में बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारा नाला भर गया। आपका ये गुड़गांव में सीवरेज सिस्टम नहीं है, तो सारा वो रहता गांव है वहाँ पे नजफगढ़ में, वहाँ से सारा पानी दिल्ली में एंटर कर जाता है, उनका सीवर का, गुड़गांव का, पूरे का शहर का। तो क्या है कि आपको एक तो पैरेलल सिस्टम चाहिए आउटफ्लो के लिए, और दूसरा अब हम ये कल्पना करते हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी में मान लो कि वो नहीं कर सकते हम, अंडर ट्रंक तो डाल नहीं सकते क्योंकि किसका मकान तोड़ोगे आप। तो अब आपको विचार करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी कि क्या ओवरहेड हम सीवरेज सिस्टम कर सकते हैं दिल्ली में। ओवरहेड के अलावा और कोई अंडर हेड हो ही नहीं सकता। ममगाई साहब, अब ये ओवरहेड सीवरेज की आप बात कर रहे हैं, ये प्लानिंग की ज़रूरत है अब आगे कि क्या होगा इस शहर में। मैं एक ब्रेक ले रही हूँ इस वक्त और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में। एक आप लोगों से बात करूँगी मैं इसके बाद। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें मौका मिले अपनी परेशानी बताने का। तो एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं यहाँ वापस, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पे जहाँ मैं बैठी हूँ अभी, आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का जो धरने पर बैठा है, और इन सबको का मकसद एक ही है कि जो यहाँ पर समस्या है तमाम तरह की, उसके ऊपर ध्यान जाए लोगों का और समझे अथॉरिटीज़ और सिस्टम की जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं। और आपको एक बार फिर बता दूँ कि चूँकि ये IAS की कोचिंग करने के लिए आए हैं, यानी UPSC कोचिंग के लिए आए हैं, IAS बने, IPS बने या किसी और सर्विस में जाएं, ये दूसरे राज्यों से आए हैं। ये मध्यम वर्ग परिवार के भी हैं, कुछ गरीब परिवार के भी हैं जो अपनी तमाम जमा पूंजी बेचकर यहाँ पर आए हैं, लाखों की फ़ीस देकर इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। और अभी पिछले 2 दिनों से जब से ये हादसा हुआ है कि राउज़ IAS स्टडी सर्कल जो है उसके बेसमेंट में पानी घुसने से छात्रों की मौत हो गई है, तब से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर भी यहाँ पर बैठे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम सब इकट्ठा हैं एंड वी आर फाइटिंग फॉर अ फेयरर टुमारो। तो मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात भी करके दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये बार बार बताया जा रहा है कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पे अपने अपने घर छोड़कर आए हैं, तो इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट में साथ दें ताकि जो यहाँ पर समस्या है उससे सॉल्यूशन निकले कुछ। अब इस समस्या का निदान हो। समस्या कई हैं। समस्या यहाँ पर बुरी हालात में चलते हुए कोचिंग व्यवस्थाएं हैं। समस्या ये भी है कि बुनियादी सुविधाएं लाखों के पैसे देने के बावजूद नहीं मिलते। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप देखिए मैं उधर दिखा रही हूँ कि स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की भी कोशिश की जा रही है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लीडरलेस एक तरह से ये मूवमेंट है, लेकिन ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो ऑर्गेनिकली ही खड़े होते हैं और ये छात्रों का प्रदर्शन है। तो यहाँ पर ये कोशिश है कि सब छात्र जो हैं वो इकट्ठे हों। कुछ से हमने बात की है, कुछ यहाँ पर और हैं मौजूद। आपसे मैं बात करना चाहूँगी। आप लोगों ने यहाँ पर एक पूरा प्रदर्शन में आप लोग बैठे हुए हैं, आप मैसेजेस भी लिख रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ जस्टिस चाहते हैं। तो आप बताएंगे कि इस वक्त आपकी क्या उम्मीद है जस्टिस के लिए? आप भी यहाँ पे कोचिंग कर रहे थे? जी मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ। मैं यहाँ पे एक तैयारी करता हूँ। तो हम लोगों का कुछ डिमांड्स है और कुछ पॉइंट्स है जो कि रखना चाहूँगा। जैसे एक पॉइंट्स आपको हाईलाइट करा देना चाहता हूँ कि इससे पहले यहाँ पे 1500 या 2500 रुपये लाइब्रेरी का किराया था और वो 100% बढ़ गया, मतलब कि 5000 रुपये हो गया। ये पहला मुद्दा है। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे पास में कुछ दिनों पहले एक सुसाइड भी हुई थी एक लड़की की, वो भी रेंट की वजह से, हाई रेंट की वजह से। हाई रेंट और पैसे की वजह से यहाँ पे हमेशा होते रहते हैं और वो कोई भी हाईलाइट नहीं करता। इस पॉइंट को आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए हम लोगों ने कुछ सॉल्यूशन सोचा था और 3 दिन से इस चीज़ को कह रहे हैं। अभी तक हमें कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं दिया। आपको ये बता रहा हूँ, शायद ये हमें दिख जाए। इसमें पॉइंट्स ये है कि हमने गवर्नमेंट से कुछ डिमांड रखते हैं। क्या डिमांड? अलग स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भी बच्चे हैं, जैसे हिंदी बेल्ट के स्पेशली बच्चे आप देखोगे, बिहार, यूपी, हरियाणा, MP, राजस्थान, यही लोग ज़्यादातर आते हैं और उन लोगों को ही दिक्कत होती है। और उसमें दिक्कत ये है, डिमांड्स हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं कि लाइब्रेरीज़, जो कि बहुत लाइब्रेरीज और हॉस्टल, ये 2 चीज़ हमें बनाए जाए। आप कह रहे हैं लाइब्रेरीज और हॉस्टल बनाए जाए यहाँ पे, राइट? 40,000 करोड़ बजट इस समय में जो ये हादसा हुआ है, इसके बाद में आप किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या आपको फौरन चाहिए? थोड़ा पीछे आइएगा। हाँ, जिम्मेदार तो सारा सिस्टम ही है। जैसे कि हम खुद उसके लिए जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार कैसे है कि हम खुद उसमें IAS और IPS हम ही बने हैं, सारे ऑफिसर्स हम ही लोग हैं और हम लोग ही उस चीज़ के पॉलिसीज को ठीक से नहीं। ये यहाँ पे मैं एक आखिरी कमेंट आपसे, हमारा प्रोग्राम खत्म हो रहा है। आप इस समय क्या इमीडिएट एक्शन चाहते हैं? आप लोग इमीडिएट एक्शन तो मैम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, अभी तक हमें NCD का कोई एक्शन नहीं दिखा है। नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी खराब हो रखा है। एंड व्हाट अबाउट द कॉम्पनसेशन, उसमें 10 लाख की बात हुई है और जो कमेटी बनी है उसमें स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। हम किसी एनोनिमस 3 मेंबर कमेटी की डिमांड नहीं सुनेंगे। यहाँ पे आइए, हमारी बात सुने और रिटन में एश्योरेंस दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई अनोनिमस कमेटी नहीं चाहिए। यहाँ पर आइए और एक्शन लीजिए और बताइए कि क्या काम हो रहा है और उसके बाद ही ये बात आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर से इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर के इस इलाके से, जहाँ पर स्टूडेंट्स प्रदर्शन पे बैठे हैं, लगभग 500 स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पर हैं। आज के लिए इतना ही।